एक बार पढ़ा है इसको, लेकिन इसको सॉल्व करना है, मतलब कि कितना कॉन्फिडेंट हो इस क्वेश्चन के बारे में, इस चीज़ों के लिए, या क्रॉस किया है तो हाँ इसको सेकंड राउंड में करना है, तो उसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचना कि यहाँ क्रॉस किया है, यहाँ वो मैं आप बाद में बताऊंगा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आंसर्स में भी दो टिक मार्क्स रहे मिलेंगे आपको, लेकिन मैं रेड वाला जो टिक मार्क है ना वो वाला करेक्ट आंसर है, रेड वाला टिक मार्क है वो करेक्ट आंसर है। जो ब्लैक वाला टिक मार्क है ना वो शुरू में मैं सोचता था कि हाँ ये वाला मैं शायद करूँगा आंसर में, लेकिन बाद में सेकंड राउंड या मे बी मतलब कि डिसाइड करते टाइम में मतलब कि जो रेड वाला टिक मार्क है ना उसको मैंने आंसर किया, और उस हिसाब से हम आगे चलते जाएंगे, राइट। तो इन द context of digital technologies for entertainment, consider the following statements. In the context of digital technologies फॉर इंटरटेनमेंट, राइट, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड एंटरटेनमेंट, अभी चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, मैं ऑप्शंस पढ़ के है और जो डार्क अंडरलाइंस किए हैं ना उसके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ दिस इज करेक्ट, हाउ दिस इज रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगा पहले एग्जाम में, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये ऐसा लॉजिक है शायद, मतलब कि ये लॉजिक मुझे पहले कभी नहीं पता था, लेकिन फिर भी एग्जाम में कैसे अप्लाई हुआ देखो। हाँ, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है, इन ऑगमेंटेड रियलिटी ए साइमुलेटेड इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट डाउन, कंप्लीटली वर्ड डाला है जानबूझ के, तो कंप्लीटली वर्ड की वजह से इसको मैंने रॉन्ग किया। वैसे भी हमें पता है कंप्लीटली ऐसा वर्ड आया तो रॉन्ग होता है स्टेटमेंट, वो थोड़ा ट्रिक पता था। और सेकंड ऑप्शन में क्या है, इन वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर और प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स। अभी देखो वर्चुअल रियलिटी जो वर्ड है ना सेकंड सेकंड ऑप्शन में, उसमें कंप्लीटली फिजिकल वर्ड शट डाउन होना चाहिए, बिकॉज वर्चुअल वर्ड है, वर्चुअल मतलब कि आभासी, राइट, मतलब कि वो रियल नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड को किया है, सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट को, मतलब कि उल्टा किया है, क्रॉस किया है। इतना मुझे ट्रिक लगा कि हाँ ये एक्चुअली ऑगमेंटेड रियलिटी में फिजिकल वर्ड शट डाउन होना चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने 1 और 2 दोनों को एलिमिनेट कर दिया। एंड ऑप्शंस में भी देखो कॉम्बिनेशन कैसे, 1 2 आइदर आइदर साथ में है या नहीं है, मतलब कि ए में 1 और 2 है, एंड सी में भी 1 2 और 3 है, मतलब कि या तो दोनों करेक्ट होंगे या दोनों रॉन्ग होंगे। तो मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि नहीं, वर्चुअल रियलिटी में तो फिजिकल वर्ड अपसेंट होना चाहिए, इसलिए 1 और 2 को मैंने रॉन्ग माना। तो बचा कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन देखो, आर्टिकुलेटेड रियलिटी अलाउज, अलाउज मतलब कि सिर्फ अलाउ करता है, ऐसे जब आता है ना अलाउज, यूजेस, इम्प्रूव, हेल्प्स, ऐसा वर्ड आता है ना, तो इट इज डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट, इतना आप याद रखना। ए आर अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और पीसी, मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट है कि अलाउ कर रहा है, मतलब कि मैंने बोला आपको कि यूजेस, अलाउज, हेल्प्स, ऐसा वर्ड आया ना, तो आपको वो करेक्ट स्टेटमेंट मानना है, इसलिए 3 इज करेक्ट। एंड 4 क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्लोजेस द वर्ल्ड, देखो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया वर्चुअल रियलिटी क्लोजेस द वर्ल्ड, एंड फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला था, साइमुलेटेड रियलिटी क्लोजेस द वर्ल्ड, मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड शट डाउन फर्स्ट में दिया था, मतलब कि फर्स्ट एंड फोर्थ से भी आपको पता चलता है कि हाँ ये वर्चुअल रियलिटी का स्टेटमेंट है 1 वाला, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी डाला है। इसी तरीके से 3 और 4 आंसर मैं कर पाया, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी क्लोजेस द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेस द इंडिविजुअल प्रोवाइड कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस, मतलब कि क्लोज वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल का मतलब कि मीनिंग ही वही है को क्लोजेस द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड प्रेजेंट ही नहीं है वर्चुअल में, तो इसलिए मतलब कि थोड़ा सा अपना लैंग्वेज अप्लाई करके भी आप कर सकते हो। एक्चुअली दिस इज नॉट कवर्ड एनीवेयर, मतलब कि किसी मैगजीन में कवर्ड नहीं था, किसी मतलब कि कभी भी कवर नहीं था आर्टिकुलेटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी, फिर भी क्वेश्चन आया। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में पढ़ के ऑप्शंस पढ़ के आपको ये करना है। मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि मैंने खुद दिया हुआ एग्जाम है तो थोड़ा और डिटेल में मैं टाइम दूंगा, राइट। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ड डेनिसोवान इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द मीडिया इज रेफर्स टू, देखो द वर्ड डेनिसोवान, अभी देखो मैंने कैसे किया इसको, पहले राउंड में मैंने इसको साइड में रखा था, लेकिन बाद में कैसे किया देखो। हाँ, सी ऑप्शन देखो, ए केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि केव सिस्टम ऐसे लिखा होता ना तो ठीक था, लेकिन उन्होंने एरिया के बारे में भी बोला कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है। और डी क्या है, ए जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि पूरा एक्सप्लेन किया।
कि जियोलॉजिकल पीरियड, और वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में। मतलब कि ये जियोलॉजिकल पीरियड हम हमें पता है कौन कौन से है। और पहला ऑप्शन क्या है, फॉसिल ऑफ ए काइंड ऑफ डायनासोर। अभी डेनिसोवान, उन्होंने क्या किया, डेनिसोवान डायनासोर जैसा वर्ड लग रहा है तो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के डाल दिया कि डेनिसोवान और डायनासोर डाल के देखते हैं, तो बच्चे शायद पहला ही ऑप्शन पढ़ के टिक कर देंगे, नीचे का पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि डेनिसोवान डायनासोर जैसा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन लग रहा है, डेनिसोवान डायनासोर। तो बहुत सारे बच्चों ने ए किया होगा, लेकिन मैंने क्या किया, एन अर्ली ह्यूमन स्पेसीज। इसमें देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बाकी स्टेटमेंट्स में कैसे एक्सप्लेनेशन दिया है। ए में क्या दिया है, फॉसिल्स, एंड और इन एडिशन क्या, ऑफ द काइंड ऑफ डायनासोर्स, मतलब कि फॉसिल्स तो है लेकिन डायनासोर के काइंड के फॉसिल्स। थोड़ा डिटेल हुआ स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, ए केव सिस्टम एंड फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, थोड़ा सा डिटेल किया उन्होंने, क्योंकि केव सिस्टम तो है लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का केव सिस्टम। और थर्ड क्या है, डी क्या है, जियोलॉजिकल पीरियड है लेकिन इट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन बी स्टेटमेंट में देखो, एन अर्ली ह्यूमन स्पेसीज, उसके बारे में ये नहीं बोला कि इंडियन अर्ली ह्यूमन सिस्टम, मतलब कि अर्ली ह्यूमन सिस्टम फाउंड इन द अफ्रीका, अर्ली ह्यूमन स्पेसीज फाउंड इन एशिया, और अर्ली ह्यूमन सिस्टम ऑफ ए काइंड ऑफ होमोसेपियन, ऐसा डिटेल्ड नहीं दिया, राइट। एंड इट वर्क, मेरी ट्रिक वहाँ पे वर्क हुई, मेरा करेक्ट आया। मतलब कि ऐसे आपको सोचना है कि हाँ, जिस भी स्टेटमेंट में अननेसेसरीली डिटेल्स दिए हैं ना, वो स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं, राइट। क्योंकि अननेसेसरी डिटेल्स है, सी डी ए, क्या जरूरी है। एंड बी में क्या है, एन अर्ली ह्यूमन स्पेसिस, बस ओनली उसका मीनिंग दिया है डेनिसोवन का, एंड उसमें ये नहीं, डिटेल नहीं दिया, जैसे मैंने बोला कि काइंड ऑफ डायनासोर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। तो आधा स्टेटमेंट डिटेल्स है, लेकिन बी में बस एक एक ही फ्रेज है, एंड इट वर्क, राइट। सो इस तरीके से आपको कुछ कभी कभी लॉजिक लगाना है। तो आगे आगे चलते देखेंगे कि कैसे लॉजिक, ये वाला लॉजिक भी अप्लाई होता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली इन 2019, शुरू से 2011 से लेके भी हम एनालाइज कर रहे हैं ना, 15, 16, 17, 18 में, और आपको ऐसे वाले एनालिसिस में एक्सप्लेन करूंगा। 20 में आपको मिलेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस कि हाँ, अननेसेसरी डिटेल दिया तो वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये चीज़ें बहुत काम आती है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, इसी वजह से प्रीलिम निकलता है। कोई डेनिस ओवान कोई नहीं कवर करेगा, नो बडी कवर्ड इन, मैं क्लेम कर सकता कि डेनिस ओवान किसी ने भी कवर नहीं किया था उस साल। पीटी पीटी देखो, मैगजीन देखो, कुछ भी देखो, नो बडी कवर्ड दैट डेनिस ओवान फ्रेज। लेकिन फिर भी आई कुड मेक इट करेक्ट बिकॉज ऑफ माई थिंकिंग कि हाँ, ऐसे ये अननेसेसरी डिटेल्स दिए तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड इट वर्क, राइट। तो गो, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the recent developments in science which one of the following statement is not correct। not correct पूछा है। देखो, मतलब सॉरी, पहले हम करेक्ट वाले स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, पीसेस, बी वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। मतलब कि पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड, लेबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हैं। देखो, बी सी एंड डी, अभी सी एंड डी भी मैं पढ़ूंगा, बी सी एंड डी तीनों स्टेटमेंट है ना, सिमिलर है, एक ही स्टेटमेंट है। मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि जब यूपीएससी के पास कोई ऑप्शंस लिखने को नहीं होता है ना, तो सेम स्टेटमेंट यूपीएससी थोड़ा सा इलेबोरेट करके, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में, थोड़ा सा रिफ्रेज करके सेम मीनिंग में तीन ऑप्शंस बनाती है। तो वी विल रीड इन डिटेल बी सी एंड डी। तो एक एक की तरफ बाद में आएंगे, नॉट करेक्ट ढूंढना है ना हमें, तो इसलिए एक की तरफ बाद में आएंगे। तो बी क्या है, पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी बोला। सेकंड, a piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside the living cell in laboratory। अभी आप मुझे बताओ B एंड C में क्या क्या डिफरेंस है, जस्ट रीड यूर सेल्फ, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। तो बी एंड सी में क्या क्या डिफरेंस है, बी एंड सी एग्जैक्टली सेम है, बस ओनली रिफ्रेज करके डाला यूपीएससी ने। तो उतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ऑप्शंस पढ़ते टाइम ये देखना है कि हाँ, सेम मीनिंग तो नहीं है ऑप्शन का, ऑप्शन सिमिलर एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। तो नॉट करेक्ट बोला है, तो बी एंड सी में से में तो आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों नॉट करेक्ट तो नहीं हो सकते, आंसर तो एक ही है। इसलिए बी एंड सी को मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हो गए, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशंस तो दिए नहीं नीचे। तो मतलब कि बी एंड सी सिमिलर मीनिंग है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो बी एंड सी में तो आंसर नहीं है।
अब ए एंड डी में देखना है, तो डी भी देखो, डी भी देखो कैसे, सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिश। सी, ए एंड बी एंड सी में जो था वही और डिटेल करके डी में लिखा है, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हाँ लेबोरेटरी में ही पेट्री डिश में उसका भी डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन। मतलब ए बी सी एंड डी एक ही मीनिंग है, एक ही चीज है, थोड़ा सा डिटेल डिटेल करके यूपीएससी ने डाल दिया। एंड उसी से हमें पता चलता है कि ये तीनों बी सी एंड डी तो आंसर नहीं है, आंसर इज ए। तो आंसर क्या है? फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। देखो इस स्टेटमेंट में उन्होंने लेबोरेटरी का कुछ जिक्र नहीं किया, राइट? मतलब कि हिंट दी है यूपीएससी ने बी सी एंड डी में कि लेबोरेटरी वर्ड आया है तो तीनों एक ही चीज हो रही है, इसलिए तीनों करेक्ट है। लेकिन इसमें लेबोरेटरी नहीं है, कैन बी क्रिएटेड। क्रिएटेड मतलब कि इसमें देखो लेबोरेटरी में क्रिएटेड हो था, लेकिन बी सी एंड डी में सिमिलर मीनिंग था, लेकिन ए में क्या है? फंक्शनल क्रोमोसोम्स बोल रहा है, राइट? फंक्शनल क्रोमोसोम्स। तो इसलिए इसको हम नॉट करेक्ट के लिए मैंने ए को टिक किया एंड इट वर्क बिकॉज बी सी एंड डी आर सिमिलर मीनिंग्स। तो आप समझ रहे हो, कभी कभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, कभी कभी आपके पास लॉजिक भी मतलब कि ट्रिक भी मतलब कि नहीं रहेगा, ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पे इतना अवेयर रहना ना एग्जाम में, प्रेशर कंडीशन में, कि हाँ यार मुझे पढ़ना भी है अच्छे से, मीनिंग्स भी अप्लाई करने, हाँ ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ा वही तो नहीं है, सेम सिमिलर मीनिंग वो तो नहीं है, इस तरीके से आपको अच्छे से करना है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी वेरी इफेक्टिवली एंड इट वर्क्स, राइट? So let's move to the next question. Question number 4. Consider the following statements. A digital signature is, अभी देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या है उसके बारे में पूछा है, व्हाट इज द डिजिटल सिग्नेचर। देखो ए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। और देखो मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना, और एक याद रखना, मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना वो यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से देता हूँ, बिकॉज क्लासेस वालों ने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका आंसर यूपीएससी से अलग था उनका। मैं यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसलिए आप अगर किसी विजन वगैरह क्लासेस के आंसर की और उनके एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखोगे ना तो शायद डिफरेंस पाओगे मेरे एक्सप्लेनेशन में और उनके एक्सप्लेनेशन में। द रीज़न इज आई एम फॉलोइंग द यूपीएससी के की के हिसाब से, मतलब कि यूपीएससी की आंसर की जब आती है ना तो मैं देखता हूँ कि हाँ यूपीएससी ने इसका आंसर ये दिया है, तो इस हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, राइट? तो ये याद रखना कि मेरे जो एक्सप्लेनेशन रहते हैं वो यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की से रहते हैं। सो दैट इज द थिंग। सो डिजिटल सिग्नेचर देखो यहाँ पे एक तो डेफिनेशन रहेगी, कौन सी? फर्स्ट वाली या थर्ड वाली? फर्स्ट एंड थर्ड आर डेफिनेशन किसी चीज का। तो डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। आइडेंटिफिकेशन कहाँ है? मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर में फोटो कहाँ आएगा, समझ रहे हो आप? आइडेंटिटी मतलब क्या है कि किसी का फोटो रहना चाहिए, राइट? द फोटो, तो सिग्नेचर में फोटो नहीं रहेगा, इसलिए वन इज रॉन्ग। और ऊपर से टू में भी दिया है, यूज्ड टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन इंटरनेट। मतलब कि हम जब साइबर कैफे में जाते हैं तो फोटो प्रूफ दिखाना पड़ता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में फोटो कहाँ है? तो 1 एंड 2 दोनों में आइडेंटिफिकेशन वर्ड आया है, तो इसलिए 1 एंड 2 रॉन्ग है, इसलिए ए बी एंड डी एलिमिनेट होकर ओनली 3 रहता है आंसर। द रीजन इज 3 पढ़ो। एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक, देखो डिजिटल सिग्नेचर वर्ड पढ़ा आपने, सिग्नेचर, और उसका थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़ो, सिग्नेचर वर्ड की वजह से देखो कैसे एक्सप्लेन हो रहा है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नेचर मतलब साइनिंग, an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged। मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर का अच्छे से इलाबोरेट करके बस मीनिंग दिया है थर्ड स्टेटमेंट में, इसलिए 3 ओनली इज द आंसर। मतलब कि आपको मतलब कि लिटरल मीनिंग भी देखना है। हाँ यार ये मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, डिजिटल सिग्नेचर पढ़ा नहीं, लेकिन ऑप्शंस पढ़ के ऐसे लग रहा है कि थर्ड थोड़ा रिलेट कर रहा है। 1 एंड सेकंड में आइडेंटिटी की बात हो रही है, वहां पे आइडेंटिटी वर्ड कहाँ है? डिजिटल आइडेंटिटी लिखा है? नहीं, लिखा क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला है साइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग द डॉक्यूमेंट, राइट?
तो उस हिसाब से आप आंसर कर पाओगे इफ यू लिटरल लिटरल थोड़ा सा देखोगे कि हाँ ये लिटरल एक्सप्लेनेशन थोड़ा मुझे मैच लग रहा है इसके साथ, तो उस हिसाब से आपको सॉरी, हाँ, तो उस हिसाब से आपको आंसर करना है 3 ओनली। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आर अकम्प्लिश्ड बाय वियरेबल डिवाइसेस। मतलब कि ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरली ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। और ऊपर से देखो ऑप्शंस पढ़ते, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, लोकेशन आइडेंटिफाई करना है बस। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ ए पर्सन, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, मतलब कि पर्सन को हेल्प करने के लिए वेरिएबल टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। तो ये बस एप्लीकेशंस है टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ए पर्सन, राइट। उसको हेल्प करना, उसका लोकेशन आइडेंटिफिकेशन करना, या हियरिंग, जिसको सुनाई नहीं देता है उसको हेल्प करने के लिए। तो उस हिसाब से 1 2 एंड 3 इज द आंसर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जनरली सारे क्वेश्चन है ना करेक्ट रहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन 1 2 एंड 3 इज द आंसर। इसमें मतलब कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस में देखना है, कुछ एक्सट्रीम अगर नहीं है ना, कुछ एक्सट्रीम वर्ड अगर नहीं है ना, तो वो ऑल ऑल करेक्ट होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या पोल्यूटेंट्स के ऑप्शन जो होते हैं, यूपी मतलब कि इन्वायरमेंट के पोल्यूटेंट्स के जो ऑप्शनल होते हैं ना ऑप्शंस, उसमें अगर कुछ एक्सट्रीम नहीं है तो गो अहेड विद द ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस। इसलिए 1 2 एंड 3 इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखो आरएनए इंटरफेस technology has gained popularity in the last few years. Why? आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी पॉपुलैरिटी क्यों हुई है? तो पहले हम पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपी। ऑब्वियसली यूज्ड, मैंने बोला है कि किसी चीज के यूज के बारे में लिखा है ना, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होता है। इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग, आरएनए और जेनेटिक्स कनेक्ट हो रहा है, इसलिए वो जीन साइलेंसिंग थेरेपी में हो रहा है। सेकंड, it can be used in developing therapies for treatment of cancer। मतलब कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले हम फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, फोर्थ वाला, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस। मतलब कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बोली है कैन बी, राइट। तो इसलिए 4 करेक्ट है। देखो 2 एंड 3 में भी कैन बी वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि फोर्थ ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है, क्योंकि देखो इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस। देखो रेजिस्टेंट एंड फ्री, उन्होंने क्या बोला है, दैट कैन बी प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट। ऐसे नहीं बोला है कि टू प्रोड्यूस द क्रॉप प्लांट्स फ्री ऑफ वायरल पैथोजेंस, राइट। वो रेजिस्ट कर रहे हैं बस, मतलब कि फ्री नहीं है। ऐसा एक्सट्रीम वर्ड नहीं यूज किया कि इट इज क्रॉप प्लांट्स विच आर फ्री फ्रॉम द वायरल पैथोजेंस, राइट। देर इज ओनली रेजिस्टेंट है वो प्लांट्स, इसलिए 4 इज करेक्ट। इसलिए 4 करेक्ट है, तो ए एंड डी में से तो आंसर है, क्योंकि बी एंड सी में तो 4 नहीं है, इसलिए ए एंड डी में से तो आंसर है। तो 1 भी डेफिनेटली करेक्ट हो गया ए एंड डी के कॉम्बिनेशन से। इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपी, मतलब कि यहाँ पे यूज बोला है, यूज दिया है उन्होंने, राइट, ओनली एप्लीकेशंस के बारे में बोला है, तो इसलिए 1 इज करेक्ट। और 2 एंड 3 में हमें देखना है, 2 एंड 3 में हमें बस देखना है कि कौन सा 2 करेक्ट है या 3 करेक्ट है। मतलब कि 2 रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी ए में तो 2 है, डी में 2 नहीं है, मतलब कि 2 का ही देखना है करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। 3 को तो ऐसे हमने एलिमिनेट कर दिया कॉम्बिनेशंस की वजह से। एनीवे 3 को पढ़ते, इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखो, और 2 क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो मतलब कि हमने थोड़ा बहुत तो सुना सुना रहता है कि हाँ यार आरएनए थेरेपी कहीं ना कहीं कैंसर में काम, मतलब कि कैंसर के ट्रीटमेंट में अप्लाई होती है। देखो ये क्वेश्चन में लॉजिक तो मतलब कि इतना ट्रिक तो अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि 2 एंड 3 दोनों लग रहा है सही, क्योंकि कैन बी वर्ड है। लेकिन हमें अगर इतना पता होता ना कि हाँ यार आरएनए टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कैंसर में अप्लाई होती है, इतना फैक्ट आपको पता होता ना, तो आप ए आंसर कर सकते थे, क्योंकि 4 तो वैसे भी करेक्ट है, 1 इज आल्सो करेक्ट बिकॉज यूज की बात हुई है। तो 2 एंड 3 में से बस हमें वो पता होता ना कि हाँ डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट में ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है या कैंसर ट्रीटमेंट में ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है। तो थोड़ा हमें इतना भी पता है कि हाँ कैंसर में आरएनए टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं यूज होती है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बनता था, राइट। तो इसलिए इसका आंसर है ए 1 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
Recently, scientists observed the merger of giant black holes billions of light years away from the Earth. What is the significance of this observation? देखो, मतलब कि ब्लैक होल के बारे में क्वेश्चन है। अभी देखो, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा था, मतलब कि 2017 या 18 में या 16 में कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में क्वेश्चन आया था। तो ग्रेविटेशनल वेव्स को सर्च किया था मैंने, तो उसमें ब्लैक होल का भी कुछ आया था। मतलब कि ये रिपीट टाइप क्वेश्चन है 7th वाला, कि ग्रेविटेशनल वेव्स, और मतलब कि ग्रेविटेशनल वेव्स को सर्च किया ना आपने, तो उसमें आपको ब्लैक होल वर्ड मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो इसलिए इसका आंसर था बी, ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर डिटेक्टेड। बाकी देखो, हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स वेयर डिटेक्टेड, सी इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वार्म होल वाज कंफर्म्ड, इट इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर में सिंगुलैरिटी वर्ड भी आ चुका था, तो मैंने सिंगुलैरिटी को भी सर्च किया था, तो वो भी अलग था, ब्लैक होल से कोई कनेक्टेड नहीं था। हिग्स बोसॉन पार्टिकल भी इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स में आया है। अब हम लोगों ने 15 to 18 स्किप किया है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हम। लेकिन हिग्स बोसॉन भी आ चुका है, सिंगुलैरिटी भी आ चुका है, ग्रेविटेशनल वेव्स भी आ चुका था। तो इस तीनों को मैंने सर्च करके रखा था, तो ग्रेविटेशनल वेव्स मुझे इमीडिएटली आ गए, हाँ ये ब्लैक होल तो ग्रेविटेशनल वेव से कनेक्टेड है। और सी, वार्म होल दिया है, उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स को पता था, इसलिए मैंने इसका आंसर, इसमें लॉजिक नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की वजह से मैं इसको करेक्ट कर पाया, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में मैंने सुना था, पढ़ा था, लिख के रखा था। और अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पेपर हिग्स बोसॉन पार्टिकल नोट्स में लिखने, जो मैंने मेरे नोट्स में लिखा है आपको मिलेगा। वार्म होल क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिखना है, क्योंकि मे बी इन 2022 यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन वार्म होल और मे बी ऑन सिंगुलैरिटी, तो वन क्वेश्चन आपका बन जाएगा डेफिनेटली। तो ऐसे करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जो टर्म्स आते हैं वो नोट्स में आपके आने ही चाहिए, एंड वही मैंने किया है मेरे नोट्स में, एंड इसकी वजह से मेरे को 20-30 क्वेश्चंस का एज मिलता है, बिकॉज ऑफ दीज टर्म्स 1100 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसका। तो इसलिए 7 का आंसर है ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबायल पैथोजेंस इन इंडिया। मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कैसे होता है, मतलब कि देखो, अभी देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन एंड रॉन्ग वाले ऑप्शन हम पहले देखते हैं। फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला क्या है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल। अभी देखो, यहाँ पे सम पीपल क्यों लिखा है उन्होंने, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ ऑल द पीपल क्यों नहीं लिखा, मतलब कि सम पीपल ही क्यों, बाकी पीपल में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन नहीं है, राइट। और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी देखो, द मल्टीपल क्रॉनिक डिसीजेस इन सम पीपल, उसका क्या है कनेक्शन, मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फैलाने में सम पीपल ही क्यों है, व्हाई नॉट ऑल पीपल। तो इसलिए 1 and 4 को मैंने एलिमिनेट कर दिया। और सेकंड क्या है, टेकिंग इनकरेक्ट डोसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिसीजेस। देखो, ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है, कि ऐसे ही जाओ मेडिकल से और दवा लेके आओ और अपना 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 ही खाओ। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप, मतलब कि ऐसे ही खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ता है बैक्टीरिया का, ऐसे ही खाओगे डोसेस तो एंटीबायोटिक उस टाइम के लिए काम आएगा, लेकिन उस बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, इसलिए सेकंड इज द ऑप्शन करेक्ट। और फोर्थ में भी यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये भी मतलब कि दूध वगैरह बढ़ाने के लिए भी एंटीबायोटिक डालते हैं, मतलब कि गाय को भैंस को खिलाते हैं एंटीबायोटिक, तो इसलिए थर्ड इज आल्सो करेक्ट, 2 and 3 इज द आंसर। मतलब कि इसमें देखो, जेनेटिक डिसीजेस का कोई लेना देना ही नहीं था, मतलब कि बैक्टीरियल डिसीजेज जो होते हैं, माइक्रोबायल डिसीजेज जो होते हैं, वो जेनेटिक डिसीज नहीं है, राइट, इसलिए वन रॉन्ग है। और फोर्थ भी रॉन्ग है, मल्टीपल क्रॉनिक डिसीजेस, क्रॉनिक मतलब कि जैसे कि कैंसर हो गया, या और कुछ डिसीजेस है जो बैक्टीरियल नहीं है लेकिन क्रॉनिक है। तो माइक्रोबायल पैथोजेंस का और क्रॉनिक डिसीजेस का, और वो भी सम पीपल में, क्या कनेक्शन है, इसलिए 1 and 4 को हमने एलिमिनेट करना है, एंड 2 and 3 को आंसर टिक करना है, क्योंकि यूजिंग एंटीबायोटिक इन द लाइफ स्टॉक, हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर्स में आया था एक बार, एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो मतलब कि लाइफ स्टॉक में, फार्मिंग में एंटीबायोटिक यूज होते हैं, इसलिए ये वाला आंसर है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज? व्हाट इज Cas9? अभी देखो Cas9 2017 में भी आया था, 18 में भी आया था, 19 में भी आया। तो Cas9 कोई मतलब जिन्होंने क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी सर्च करके रखे थे वो गलत नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सर्च किया था। तो इसका आंसर क्या था? ए मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। देखो यहाँ पे यूज आया, मैंने बोला है अगर किसी किसी चीज के एप्लीकेशन का मीनिंग स्टेटमेंट आता है ना, दैट दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एक लॉजिक हो गया। Cas9 आपने सर्च करके रखा है तो अलग बात है, बिकॉज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है। लेकिन मैंने जो बोला कि किसी चीज का यूज लिखा है ना, इट इज यूज्ड इन दिस थिंग, इट इज यूज्ड इन दैट थिंग, तो वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है। कैसे लॉजिक अप्लाई हो रहा है? सेकंड में देखो, सेकंड में देखो यूज है, यूज का वर्ड सेकंड में भी है, लेकिन बायोसेंसर यूज्ड इन द एक्यूरेट डिटेक्शन। देखो यूज यूज लिखा है लेकिन एक्यूरेट डिटेक्शन, एक्यूरेट वर्ड की वजह से वो रॉन्ग पकड़ना है आपको, क्योंकि देखो ये है जेनेटिक, मतलब कि एक्यूरेट नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट्स, मतलब कि बायोसेंसर यूज्ड इन द एक्यूरेट डिटेक्शन की वजह से वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो ए एंड बी दोनों में यूज यूज ही लिखा है, मैंने ऑलरेडी बोला कि यूज वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है, लेकिन फिर आपको डिसाइड करना है हाँ ए एंड बी में कौन सा करेक्ट होगा। तो वहां पे आपको लॉजिक लगाना है कि हाँ बी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक्यूरेट डिटेक्शन। एक्यूरेट वर्ड थोड़ा सा मुझे घंटी बजती है कि यार एक्यूरेट तो कुछ नहीं होता है दुनिया में, तो बी रॉन्ग करना है, ए को मुझे टिक करना है, क्योंकि देखो उसमें एक्यूरेट एक्यूरेट वर्ड नहीं लिखा है या 100% करेक्ट ऐसा वर्ड नहीं है। इट इज जस्ट यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, मतलब कि जीन एडिटिंग को टारगेट करना है बस। लेकिन से बी में क्या है, एक्यूरेट, इसलिए रॉन्ग है। सी क्या है, ए जीन दैट मेक्स प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट। यहाँ पे देखो ये तो कुछ लेना देना ही नहीं है कि प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट होने का कोई मीनिंग ही नहीं है। यूज वाले स्टेटमेंट की वजह से मतलब हमें पता भी है कि हाँ यार सी का पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन यूज वाले स्टेटमेंट के साथ जाना है, इसलिए ए एंड बी में से डिसाइड करना है, सी को एलिमिनेट करना है और डी को भी एलिमिनेट करना है, क्योंकि उसमें भी यूज नहीं है। हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब कि ये भी कुछ मतलब कि ऐसे यूज वाली स्टेटमेंट नहीं है। ए एंड बी में जैसे यूज वर्ड हुआ है ना, सी एंड डी में यूज वाला वर्ड नहीं आया, इसलिए मैंने सी एंड डी को एलिमिनेट करता हूँ। ए एंड बी में से बी को एक्यूरेट वर्ड से एलिमिनेट कर दिया एंड ए को मैंने आंसर मार दिया एंड इट वर्क्स, राइट। तो मतलब कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लॉजिक अप्लाई होता है। अभी 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी देखते हैं डायरेक्ट, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूपीएससी उल्टा खेल खेलती है। हिपेटाइटिस बी अनलाइक हिपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, हमको नॉट करेक्ट पूछा है और यही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। क्यों? यूपीएससी क्या करती है एक्चुअली, जिसका वैक्सीन होता है ना उसका नहीं बोलती है, जो जिसका वैक्सीन नहीं है उसको है बोलती है, उल्टा कर दिया। देखो हिपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है लेकिन बी का है, लेकिन इनमें इंटरचेंज कर दिया। हिपेटाइटिस बी अनलाइक हिपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन। तो जहाँ भी जिस भी स्टेटमेंट में, एक और ट्रिक में बारीकी से सुनना, एक और ट्रिक में बोलने जा रहा हूँ, अनलाइक वर्ड आया ना किसी भी स्टेटमेंट में, अनलाइक वर्ड और उसके आगे डज नॉट, मतलब कि अनलाइक के बाद कुछ नॉट की बात हुई ना, अनलाइक एंड डज नॉट, ऐसा ऐसा अगर किसी स्टेटमेंट में आता है ना अनलाइक और डज नॉट एक ही स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पकड़ना। ये थंब रूल है मेरा कि अनलाइक वर्ड आया और अनलाइक के बाद वाले स्टेटमेंट में कहीं पे भी नॉट, डज नॉट और शुड नॉट, मे नॉट ऐसे वर्ड आया ना, तो वो स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग होता है, क्योंकि वो एक ट्रिक है यूपीएससी की उल्टा स्टेटमेंट करने की। एंड ये यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन ऐसे है, ये 1100 क्वेश्चन में से 2011 से लेके 21 तक, जिसमें मैंने ऐसा वाला ट्रिक लगा के देखा एंड इट वर्क कि अनलाइक के बाद अगर डज नॉट आया ना वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। और आप खुद देख लो, जब आप खुद पढ़ोगे या खुद खुद मतलब कि जो लोग मेरे वीडियोस थोड़ा सा बारीकी से देख के खुद से थोड़ा बहुत देख रहे हैं ना, हाँ यार कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट मिल रहा है क्या, यू विल डेफिनेटली गेट कि हाँ मैं जो बोलता हूँ वो 100% अप्लाई होता है। मतलब कि अनलाइक के बाद डज नॉट आया, मे नॉट आया, नॉट वाला कुछ आया ना, वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए बी इज रॉन्ग। और बाद में सी डी ए आप पढ़ लो, और ऊपर से हिपेटाइटिस बी ऑलरेडी 2013-14 के क्वेश्चन पेपर में आया है, HIV कभी ना कभी आया है।
तो हिपेटाइटिस सी भी कभी ना कभी आया है। तो मैंने ऑलरेडी मेरे नोट्स में हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, चिकनगुनिया, HIV, डेंगू, इन सारों के बारे में नोट्स निकाल के रखे थे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर मैं वैसे भी कर पाया, क्योंकि मुझे वैसे भी पता था कि इसका इसका है ना हिपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, सी का नहीं है, वो मुझे फैक्चुअली पता था, इसलिए लॉजिक की तो जरूरत पड़ी ही नहीं मेरे को। लेकिन जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो ये लॉजिक मैंने लगाया कि हाँ यार, अनलाइक और डज नॉट आ रहा है ना कहीं पे भी, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। C and D and A आप हम पढ़ेंगे। हिपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV, मतलब कि देखो स्टेटमेंट कैसे उन्होंने ऐसे लिखा है कि मच लाइक HIV, ऐसे नहीं बोला कि हिपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड एग्जैक्टली लाइक HIV, ऐसे बोला है। स्टेटमेंट कैसे बोला है? मच लाइक, मोर लाइक, मतलब कि ऑलमोस्ट, ऐसा वर्ड ऑलमोस्ट अगर वर्ड आता है मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो। अगर ऑलमोस्ट वर्ड आता है स्टेटमेंट में, या मच लाइक, और वन ऑफ द मतलब कि अनेकों में से एक पॉसिबिलिटी, तो वो वाले स्टेटमेंट करेक्ट रहते। वन ऑफ द लिख लो आप, वन ऑफ द स्टेटमेंट जिसमें भी आएगा ना, वो स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा, ये डेफिनेटली। मच लाइक ये वर्ड आएगा ना, तो वो स्टेटमेंट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब कि किसी एक दो फ्रेंड्स बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप एक PDF बनाना और उसमें लिख लेना कि हाँ कौन से वर्ड आते हैं तो स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, कौन से वर्ड आते हैं तो स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। वो थोड़ा आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, मतलब कि आई एम थिंकिंग दैट कि ऐसे ऐसे वर्ड 150 150 के आसपास ऐसे वर्ड है, वर्ड और जो नहीं क्या अभी इसमें इसी स्टेटमेंट में देखो, मच लाइक आया तो करेक्ट स्टेटमेंट है, अनलाइक और डज नॉट आया एक ही स्टेटमेंट में तो रॉन्ग। तो आप वो रट के जा सकते हो, मतलब कि एग्जाम में कि हाँ ऐसा वर्ड आया तो मुझे थोड़ा अच्छे से पढ़ना है वो स्टेटमेंट, और लॉजिक लगा, मेरे को लगा कि हाँ ये मेरे वो PDF में से अप्लाई हो रहा है, तो उसको या तो करेक्ट मानना है या रॉन्ग मानना है। वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको और इजीली, मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, वो आपको और इजीली कैसे कन्वे करूँ कि हाँ एक ही PDF में आपको सारे वर्ड्स, सारे टेक्निक्स दे दूंगा। शायद 150 टेक्निक्स रहेंगे, मतलब कि ऑलमोस्ट 5 या 6 A4 साइज पेजेस में ही मैं आपको वो वाले, मतलब कि डिटेल नहीं लिखूंगा, मतलब कि हर एक स्टेटमेंट का, जैसे यहाँ पे हिपेटाइटिस बी अनलाइक, तो वो बहुत लंबा होगा, लेकिन यही लिखूंगा कि हाँ मच लाइक आया तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, वन करेक्ट है, वन ऑफ द किसी में आया तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है, बाद में यूजेस यूजेस आए और आया तो करेक्ट है। जैसे 9th वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले 9th वाले क्वेश्चन में जैसे एक्यूरेट वर्ड आया, एक्यूरेट वर्ड आया तो रॉन्ग है, ऑलमोस्ट वर्ड आया तो करेक्ट है, देन सर्व्स, हेल्प्स, ऐसे वर्ड आया तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो उस हिसाब से मैं आपको एटलीस्ट 150 या 200 ऐसे टर्म्स दे दूंगा जो आपको एग्जैक्टली अप्लाई करने। देखो मेरा एक ही मकसद है, जो मेरे को दिल से फॉलो कर रहे हैं ना उनका प्रीलिम्स निकल जाए और अच्छे मार्जिन से निकल जाए, दैट इज़ माई मोटिव। एंड उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपको मैं मतलब कि वियर्ड टाइप टेक्निक्स लगेंगे, लेकिन मैं आपको दे दूंगा कि हाँ ये वाले वर्ड आए तो आपको उस स्टेटमेंट के साथ जाना, ये करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। तो उस हिसाब से मैं वो भी आपका काम थोड़ा इजी करने का सोच रहा हूँ, राइट। तो C and D स्टेटमेंट देख लो। Globally, the number of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than infected with HIV. ऐसे बोला है क्या यहाँ पे कि 100 टाइम्स मोर या 200 टाइम्स मोर, मतलब कि एग्जैक्टनेस है क्या इस स्टेटमेंट में? सेवरल टाइम्स मोर ऐसे वर्ड यूज किया है, सेवरल मतलब कितना, राइट। तो ऐसे मैं वो जो PDF लाऊंगा ना, तो उसमें मैं ऐसे भी टेक्निक लिखूंगा कि हाँ यार ऐसा वर्ड आता है ना, सेवरल टाइम्स, या मेनी टाइम्स, या मच लाइक, मोर टाइम्स, ऐसे ऐसे बोला है कि आप 5 टाइम्स मोर, 10 टाइम्स मोर, 100 टाइम्स मोर। तो ऐसे स्टेटमेंट भी करेक्ट होते हैं जिसमें सटीकता नहीं होती है, जिसमें ओनली द रेंज दिया होता है, सेवरल टाइम्स, एक एक मतलब कि किसी को पता नहीं कितने टाइम्स, तो वो वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। D वाला स्टेटमेंट देखो, मैंने बोला सम ऑफ दोज, राइट, सम ऑफ दोज, आगे का पढ़ो ही मत स्टेटमेंट, वन ऑफ दोज, मेनी ऑफ दोज, सम ऑफ, ऑल ऑफ दोज आता तो रॉन्ग होता, ऑल ऑफ दोज आता तो रॉन्ग होता, लेकिन सम ऑफ दोज मतलब कि उसमें से थोड़े, इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी सी वायरसेस डू नॉट शो द सिम्टम ऑफ मेनी ईयर्स, सिम्टम फॉर मेनी ईयर्स। यहाँ पे भी देखो ऐसे लिखा है, डू नॉट शो द सिम्टम एट ऑल, डू नॉट शो द सिम्टम फॉर 10 ईयर्स, डू नॉट शो द सिम्टम फॉर 5 ईयर्स, राइट। वहाँ पे बस लिखा है मेनी ईयर्स, सेवरल टाइम्स, मेनी ईयर्स, सम ऑफ दोज,
तो आप समझ रहे हो मेरे लॉजिक कैसे आपको हेल्प करते हैं, कैसे आपको हेल्प करेंगे। एंड रिमेंबर मी, आप जितने भी बुक्स पढ़ोगे, यू रीड 100 ऑफ बुक्स, यू कैन नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स, बट ये स्टेटमेंट्स, ये लॉजिक्स आपको डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे और आपका प्रीलिम्स भी निकालेंगे। तो मैं मतलब कि जब तक हमारा एनालिसिस कंप्लीट होने आएगा ना, उस पीडीएफ के साथ जरूर आऊँगा। उस पीडीएफ में आपको बस 10 पेजेस की पीडीएफ मैक्सिमम बनाऊंगा, और वो मैं हैंड राइटिंग में नहीं बनाऊंगा, वो मैं प्रिंटिंग में बनाऊंगा। मतलब कि अच्छे से प्रिंट वो वाला वर्ड, और वो कहाँ कहाँ किस किस स्टेटमेंट में आ सकता है, एंड कैसे आपको उसको करेक्ट मानना है, रॉन्ग मानना है, उसकी मैं टेक्निक्स पूरा जितना एनालिसिस किया है उसके मतलब कि वो 10 पेज की ही पीडीएफ रहेगी, वो प्रिंटिंग में रहेगी। आप उसको प्रिंट करो एग्जाम से पहले 10-15 दिन, आप उसको रट लो। आपके 20 क्वेश्चन करेक्ट नहीं आए ना इन एग्जाम लाइक कंडीशन, मैं बता दूंगा, मतलब 20 क्वेश्चन इज लाइक 50-55 मार्क्स एक्स्ट्रा। सो दैट इज द डिफरेंस। आप सब लोग 80 तक जा रहे हो, आई नो 70-75 में फंस रहे हो। मेनी ऑफ द कैंडिडेट हु आर वॉचिंग दिस वीडियोज, मुझे पता है आप 70-75 के बीच में हो। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको वो 40 मार्क बढ़ाने हैं। कौन से? जो मैं बोल रहा हूँ। और वो 40 मार्क आप कितने 100 बुक्स पढ़ के नहीं बढ़ने वाले। वो 40 मार्क 70 में से 110 तक जाने के लिए आपको ये जो टेक्निक्स मैं बताता हूँ वो करने, इसके लिए मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन तो कर रहा हूँ, लेकिन और क्रिस्पी तरीके से आपको मैं नोट्स भी शेयर करूँगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, नो वर्ड आया है, नो हाई कोर्ट शैल हैव, मतलब कि विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाला क्या है? नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। नो वर्ड और एनी वर्ड आया है स्टेटमेंट में। देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, स्टैटिक का क्वेश्चन हो या करंट का क्वेश्चन हो, कहीं पे भी नो और एनी मतलब कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो गए, राइट? जस्ट अ मिनट। तो नो एंड एनी, ये दो वर्ड की वजह से वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई भी एक हाई कोर्ट नहीं है और कोई भी एक भी सेंट्रल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट इज आल्सो हैविंग द जुडिशियल रिव्यू पावर। वो हमने स्टैटिक में तो पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट्स पढ़ के भी हमें पता चलता है कि हाँ, नो और एनी वर्ड की वजह से रॉन्ग है। और सेकंड क्या है? एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैनॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कैनॉट बी मतलब कि कैनॉट बी जब आता है ना, इट इज इम्पॉसिबल टाइप वर्ड। इट इज कैनॉट बी का अर्थ है इम्पॉसिबल, मतलब कि डाल के देखो, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इम्पॉसिबल टू बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कैनॉट बी का वर्ड होता है इम्पॉसिबल। कैनॉट बी जब भी आएगा ना क्वेश्चन पेपर में, तो 99% रॉन्ग है। एक दो जगह पे करेक्ट है, वो कब करेक्ट है वो मैं बता दूंगा वो पीडीएफ में, कि कैनॉट बी जब आता है ना तो आपको रॉन्ग ही पकड़ना है। लेकिन कैनॉट भी आया और वो स्टेटमेंट कब करेक्ट बोलना है ना, कब करेक्ट पकड़ना है ना, उसके एक दो ट्रिक मैं बताऊंगा। कि कैनॉट भी आता है तो बस 1% ऐसी स्टेटमेंट होते हैं जिसमें करेक्ट होता है, अदरवाइज 99% कैनॉट भी आया ना तो रॉन्ग ही होगा। आप सारे क्वेश्चन पेपर देख लो, कैनॉट भी जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया ना, रेड अंडरलाइन ही आपको मिलने वाला है। तो ऐसे मेरे टेक्निक है कि कैनॉट बी मतलब इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं कर सकता है तो कौन करेगा? अमेंडमेंट का क्वेश्चन कौन करेगा? इसलिए सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। आंसर इज 11 का आंसर डी, नाइदर 1 नॉर 2। कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, 12 क्वेश्चन में सेकंड वाला ऑप्शन हम पहले देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स, इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, इट इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन देखो, थर्ड की जगह पे 6th डाल दिया, मतलब कि जहाँ भी मैंने ऑलरेडी बोला यहाँ पे देखो, मेनी ईयर्स, सेवरल टाइम्स, मच लाइक, ऐसे सटीकता नहीं है स्टेटमेंट में। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या है, सेकंड वाले में 6th लार्जेस्ट, एक सटीक आंकड़ा दे दिया कि छठा नंबर है इंडिया की इकोनॉमी का, छठा नंबर है। एक्चुअली कितना है? थर्ड है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के थर्ड की जगह पे 6 डाल दिया और स्टेटमेंट रॉन्ग बना दिया, इसलिए सेकंड इज रॉन्ग। एंड 1 आप खुद पढ़ सकते हो कि परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। वो जस्ट स्टेटमेंट है पीपीपी का, मतलब कि डेफिनेशन है, तो वो तो करेक्ट ही है। लेकिन सेकंड में देखो 6th लार्जेस्ट वर्ड आया ना, 6th।
एक्चुअली वहाँ पे थर्ड होना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के सिक्स्थ डाल दिया। मतलब कि जिस स्टेटमेंट में मैंने बोला ना कि ऐसे सटीक रैंक, सटीक वर्ड, सटीक फिगर आता है ना, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए 1 ओनली इज द आंसर। तो मैं बता दूंगा आपको कि हाँ ऐसे 6th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट, 5th रैंक, ऐसे वाले स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उस पीडीएफ में मैं वो भी लिख के लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हाँ 3 क्वेश्चन लास्ट है, ये करके हम ये सेशन वाइंड अप करेंगे, और इमीडिएटली आफ्टरनून को मैं और एक सेशन लूंगा जिसमें और 15-20 क्वेश्चन कवर करूंगा, ताकि हम एटलीस्ट 2019 का और 2 वीडियो दिन में करेंगे। एटलीस्ट 50 के आगे, 50 या 60 तक के क्वेश्चन हम कवर कर ही लेंगे आज। दैट इज माई प्लान। क्वेश्चन नंबर 13, विथ रेफरेंस टू कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया द लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, कंसिडर द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स। अभी देखो, मुझे ना डायरेक्ट आपको रिकमेंड करूंगा कि 4th वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट देख लो। एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज। स्टेडीली वर्ड आया, स्टेडीली को मैंने कितना डार्क अंडरलाइन किया है देखो। तो स्टेडीली वर्ड जिस स्टेटमेंट में आएगा वो स्टेटमेंट 99% रॉन्ग होता है, क्योंकि स्टेडीली कोई भी चीज़ नहीं होती। इकोनॉमी में भी आता है कि स्टेडीली डिक्रीज, स्टेडीली इंक्रीजिंग, और जीडीपी स्टेडीली इंक्रीजिंग, और जीडीपी स्टेडीली डिक्रीजिंग। तो स्टेडीली वर्ड आया तो ऑप्शन रॉन्ग है, और उसी से आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि बी, सी एंड डी तीनों में 4 है, एंड 4 तो रॉन्ग है क्योंकि स्टेडीली डिक्रीज है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, दैट इज ओके। लेकिन और देखो, सेकंड, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। इसमें कंपैरिजन क्या है? देखो, कंपैरिजन वाले जो भी स्टेटमेंट होते हैं ना, मैंने ऑलरेडी बोला, जैसे इस स्टेटमेंट में मैंने बोला था कि हिपेटाइटिस बी अनलाइक हिपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन। एक्चुअली उल्टा करती है यूपीएससी, हिपेटाइटिस सी की वैक्सीन है लेकिन हिपेटाइटिस बी की नहीं है। इसी तरह से ऐसे वाले स्टेटमेंट में जो कंपैरिजन वाले स्टेटमेंट होते हैं ना, उसमें भी उल्टा करती है यूपीएससी। सेकंड क्यों रॉन्ग है? एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स इज मोर देन दैट ऑफ जवार एक्चुअली। और एक लॉजिक लगा सकते हो आप, जवार ओनली 1 क्रॉप है, ओनली 1 क्रॉप, जवार इज ओनली 1 क्रॉप, राइट। और ऑयल सीड्स कितने क्रॉप्स है ऑयल सीड्स में? मतलब कि मूंगफली है, मुझे हिंदी में नाम नहीं आते, लेकिन मतलब कि ऑयल सीड्स के बहुत सारे क्रॉप्स है, राइट। जवार ओनली 1 क्रॉप है, तो 1 क्रॉप का एरिया कैसे ज़्यादा होगा? अनेकों क्रॉप से, ऑयल सीड्स आर मेनी क्रॉप्स। और ऊपर से कंपैरिजन है, मतलब कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स इज मोर देन जवार एक्चुअली, लेकिन दोनों की जगह बस बदल दी यूपीएससी ने, एंड इट बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड इट बिकम्स अ डिफिकल्ट स्टेटमेंट। इसलिए 1 and 3 ओनली इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और मतलब कि देखो, आपको पता रहेगा कि यूपीएससी का पेपर इतना बड़ा होता है कि कभी कभी आप पढ़ भी नहीं सकते स्टेटमेंट्स, लेकिन 4 वाला स्टेटमेंट पढ़ के भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, बाकी का आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन हैज स्टेडीली वर्ड आया ना, वहीं पे क्लिक होना है कि बाकी स्टेटमेंट में पढ़ूंगा नहीं। पढ़ो, लेकिन देखो, लेकिन 4th स्टेटमेंट से ही आपका आंसर आ रहा है 1 and 3 ओनली, राइट। तो ऐसे लॉजिक होते हैं। और एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, यहाँ पे कंपैरिजन किया है क्या? सेकंड में जैसे क्या है कि एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ दिस, मोर देन दैट ऑफ दैट, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट बोला कि राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, राइट। और हाँ, थर्ड स्टेटमेंट में कंपैरिजन किया है, आई एग्री, थर्ड स्टेटमेंट में कंपैरिजन किया है, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। लेकिन देखो, सेकंड वाले स्टेटमेंट में कंपैरिजन किस में हुआ है? जवार एंड ऑयल सीड्स, जवार एक क्रॉप है, ऑयल सीड्स अनेक क्रॉप्स है। लेकिन थर्ड में क्या है? कॉटन भी एक क्रॉप है, शुगर केन भी एक क्रॉप है, तो ये कंपैरिजन जायज है, राइट। तो कंपैरिजन भी सिमिलर चीजों में होना चाहिए। ऑयल सीड्स इज 1 ग्रुप ऑफ क्रॉप्स एंड जवार इज 1 क्रॉप। थर्ड में क्या है? कॉटन इज ऑल्सो 1 क्रॉप, शुगर केन इज ऑल्सो 1 क्रॉप। तो उस तरीके से आपको सोचना है, दिमाग में लाना है। हाँ, ऑयल सीड्स कितने होते हैं? 10 ऑयल सीड्स तो आपको ही पता है। जवार ओनली 1 क्रॉप है, तो वहीं पे आपको मतलब कि क्लिक होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कोई गलत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years। मतलब कि हाईएस्ट इंपोर्ट किसका हुआ है? देखो, ए है स्पाइसेस। स्पाइसेस हमें पता है, अंग्रेज ब्रिटिश क्यों आए थे? हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ब्रिटिश क्यों आए थे? स्पाइसेस की वजह से तो आए थे, स्पाइसेस लेने के लिए। तो स्पाइसेस तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन है फ्रेश फ्रूट्स।
देखो रोड पे मिलते हैं फ्रेश फ्रूट्स, आपको एप्पल मैंगो वगैरह रोड पे मिलते हैं। अगर इंपोर्ट करना पड़ेगा इतनी बड़े वैल्यू में तो रोड पे कैसे मिलेंगे फ्रूट्स, राइट? वो तो मॉल में मिलेंगे, वो तो मतलब कि इतना कॉमन नहीं होंगे कि गरीब लोग तो खरीद भी नहीं सकेंगे वो फ्रेश फ्रूट्स, राइट? तो इसलिए वो भी इम्पोर्ट नहीं है। सीज पल्सेस, पल्सेस भी हम खुद ही मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करते। डी क्या है? वेजिटेबल ऑयल। तो मतलब कि ऑयल की प्राइस, किस चीज़ की प्राइस ज़्यादा है इसमें? आप समझ सकते हो कि वेजिटेबल ऑयल दिन दिन पे दिन इतना महंगा होता जा रहा है। आज तो 200-250 केजी है। तो उस हिसाब से आपको लॉजिक लगाना है कि इसमें से किसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है। अपने रियल लाइफ घर में घुसना है कि हाँ यार, मतलब स्पाइसेस तो इजीली अवेलेबल है, फ्रेश फ्रूट्स भी हम लाते हैं, जूस करके पीते हैं, मतलब कि इतना महंगा नहीं है। पल्सेस भी, लेकिन वेजिटेबल ऑयल ऑयल बहुत महंगा है। जो लोग गरीब होते हैं ना, उनको पता है, मतलब कि जिनका बजट थोड़ा कम होता है घर का, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है रसोई में ऑयल लाने का कि अरे यार ऑयल बहुत महंगा हो गया। तो उस तरीके से लॉजिक लगाना है, राइट? तो इसलिए इसका आंसर है डी, वेजिटेबल ऑयल्स। Last question of this video, 15 number question. In the context of polity, which of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? अभी इसका देखो, इसका तो मुझे तो मतलब कि ये बहुत मतलब कि ऐसे ऐसा क्वेश्चन था कि बहुत तकलीफ वाला। लेकिन ए एंड बी आप एलिमिनेट कर दो। क्यों बताता हूँ? सी एंड डी आप स्टेटमेंट पढ़ लो, अपॉर्चुनिटी टू, एंड डी में भी अपॉर्चुनिटी टू। ऐसे जब आता है ना, शुरू के 2-3 वर्ड जब कॉमन होते हैं ना जिस भी स्टेटमेंट में, तो वो 2 स्टेटमेंट से आंसर होता है। वो मैंने ऑलरेडी भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। जब भी 4 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ 3-4 वर्ड शुरू के या एंड के सिमिलर होते हैं ना, वो दोनों में से आंसर होता है। ये एक लॉजिक है। तो आप ऑलरेडी ए एंड बी को एलिमिनेट कर दिए, सी एंड डी में से आंसर है। तो सी एंड डी में पढ़ो क्या है, अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, एंड डी क्या है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। तो सी थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि किसी को कुछ भी लगे, उसको कुछ भी मतलब कि उसको लगा कि उसको अच्छा लग रहा है किसी को मारने को, ही वांट टू किल समवन, तो उसकी भी परमिशन देना, सी वाले का मीनिंग। एंड डी क्या है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, मतलब कि उसको खुद को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी देनी है, ना कि दूसरों को मारने की, राइट? सी एंड डी में ये डिफरेंस है कि सी में उसको जो अच्छा लगेगा वो करो, उसको बोलते हैं लिबर्टी। वो नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होना है। तो डी में है, हाँ तू भाई डेवलप कर फुल्ली, लेकिन दूसरों को तकलीफ मत कर। इसलिए सी एंड डी में से डी इज द आंसर। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए होंगे मेरा 2019 का टेक्निक्स, 2019 के ट्रिक्स। थोड़ा सा डे बाय डे द पेपर्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट, बट वियर्ड टाइप लॉजिक्स कैसे अप्लाई होते हैं, तो मैं आपके लिए वो पीडीएफ लेके आऊँगा कि कैसे क्या क्या लॉजिक्स होते हैं। जैसे ये वाले लॉजिक 15 में कि 2 स्टेटमेंट में अगर कुछ सिमिलर वर्ड्स है या सिमिलर लाइन्स है तो उसमें से आंसर है, तो 2 आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। ऐसे नंबर ऑफ 150 200 वर्ड्स या 200 टेक्निक्स रहेंगे जो आपको यूनिवर्सली अप्लाई होंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स में। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, जो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है वो 30-35 क्वेश्चन ही रहते, उनको तो करना है। लेकिन बाकी बचे हुए 60 क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना ही है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक्स। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम गोइंग टू कन्वे। मुझे ग्रेटिट्यूड के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैं हमारा बहुत अच्छा मतलब कि स्कोर बढ़ रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। देखो यूपीएससी आपको कहीं ना कहीं से प्रीलिम्स निकालना है, कहीं ना कहीं से आप जान डालने के लिए रेडी है। आप बोलोगे कि यार हम ये पढ़ने के लिए तैयार है, बस बताओ हमें, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो यही है कि ये वीडियो देख के और मेरे नोट्स पढ़ के आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बस आप बिलीव करो खुद पे, बिलीव करो मेरे स्ट्रैटेजी पे। मेरे जो ट्रिक्स है वो वर्क होते हैं, और आगे 2019 20 21 में आप बहुत अच्छे से ये आज जो टेक्निक्स बताए ना, ऐसे बहुत टेक्निक्स समझ लोगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर काइंड अटेंशन।